मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विकेश सर में। और आज हम सभी पढ़ेंगे समास के बारे में और पढ़ेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। और जो आपने पहले पढ़ा था संधि के भेद पढ़े थे, तो संधि और समास में क्या अंतर है आप सभी आज पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद संधि में संधि विच्छेद होता है, समास में समास विग्रह होता है। तो आप ये जानेंगे आज, बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे और बहुत ही अच्छे तकनीक से जानेंगे कि समास विग्रह क्या होता है और संधि विच्छेद क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। उसके बाद आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से मैं समास के सभी भेदों के बारे में इतना आसानी से बताऊंगा और पहचान ट्रिक ऐसे मैं बताऊंगा कि आप लोग एक चार्ट मात्र देखेंगे और 5 मिनट में आपको सारे समास एकदम याद हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा में आप देखते हैं उस समास को पहचान लेंगे और समास विग्रह भी बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा के बारे में सोचते हैं कि समास की परिभाषा हम क्या लिखेंगे। जैसे आप लोगों को बताया जा चुका है कि संधि की परिभाषा क्या होती है। आप लोगों को याद होगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, अर्थात इसमें वर्णों का मेल होता है। और वही बात अगर हम लोग समास में आते हैं तो इसमें जो है शब्दों का मेल होता है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, अर्थात शब्दों के मेल से जो शब्द का संक्षेप बनता है, शब्द संक्षेप तैयार होता है, तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। और जो शब्द संक्षेप होता है वो सार्थक होना चाहिए। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों के आसानी के लिए आइए मैं देखता हूं, जैसे समास की परिभाषा आप लोग अगर विद्यालय की परीक्षाओं में लिखना होगा कि समास किसे कहते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। देखिए इसमें शब्दों का मेल, ध्यान दीजिएगा कि संधि और समास में क्या हो रहा है, उसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, और इसमें क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द संक्षेप को समास कहते हैं। अर्थात सार्थक शब्द संक्षेप होना चाहिए, अर्थात शब्दों के मिलने से बन रहा है। जैसे मैंने आपको संधि में बताया था कि वहां पर वर्णों का मेल हो रहा था, यहाँ शब्दों का मेल हो रहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा है कि समास के जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझ लेंगे, शब्द संक्षेप। उसके बाद शब्द योग, अर्थात शब्दों के योग करते हैं, इसमें शब्दों का सम्मिलन होता है, अर्थात शब्द मेल होता है। इसमें शब्द मिलते हैं तो समास बनता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द होते हैं उनको लिखने में परेशानी होती है, ज़्यादा जगह घेरते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक समास आया जो है उनको लिखने के लिए आसान बना दिया कि बहुत ही छोटे जगह में लिख दिया जाता है, इसलिए समास की आवश्यकता पड़ी हम लोगों को हिंदी में। उसके बाद संधि में क्या होता है? वर्ण मेल से उत्पन्न विकार। मैंने बताया कि वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है मिलने से, तो उसको हम लोग संधि कहते हैं, इसमें वर्ण मेल होता है। अगर संधि समास में अंतर आप लोगों को, मुझे आशा है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं समास के उदाहरण में। आप लोग देखते हैं यथाशक्ति, त्रिभुज, माता पिता, राजपुत्र, दशानन, लंबोदर आदि। अर्थात अगर समास की परिभाषा लिखेंगे तो उसका उदाहरण में आप ये सब डाल देंगे। उसके बाद इन उदाहरणों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आगे बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। संधि विच्छेद एवं समास विग्रह में अंतर। अब देखिए इसमें संधि विच्छेद आप लोगों को बताया गया था संधि में, और समास में बताया जाएगा समास विग्रह। अब ये क्या होता है, विच्छेद क्या होता है और विग्रह क्या होता है, पहले ही आप जान चुके हैं कि संधि में जैसे होता है कि वर्ण का मेल हो रहा है, तो वर्ण के मेल में जो है विच्छेद करेंगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे अगर शिवालय है तो शिवालय का संधि विच्छेद आप करते हैं तो जानते हैं शिव प्लस आलय। तो शिव में अ है, शिव, इसमें अ है, और आलय में आ है, अ और आ वर्ण का मेल हुआ तो आ आया। तो इस तरह से शिवालय आया। अर्थात आप लोग देख रहे हैं इसमें का अ है और इसमें का आ है, मिलता है तो आपको शिवालय। जैसे अ और आ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अ प्लस आ में आ, अर्थात वर्ण का मेल हुआ है। उसके बाद संधि विच्छेद हो गया। अब शिवालय का अगर हम समास विग्रह में क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ शब्द के मेल से बना हुआ है शिवालय, तो कैसे उसको करेंगे। जैसे शिवालय समास विग्रह में होगा शिव का आलय, अर्थात शिव का आलय। आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात शिव का घर जिसे हम लोग शिवालय बोलते हैं। उसके बाद विद्यालय, इसी तरह के बहुत से उदाहरण हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें संधि विच्छेद में वर्णों का मेल हुआ है, आ और आ मिल के आ हुआ है।
उसके बाद विद्या का आलय अर्थात घर, समास विग्रह में क्या होगा, विद्या का आलय अर्थात विद्या का घर या विद्यालय। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है वर्णों के मेल से जो विकार हुआ है वो संधि है, और विग्रह में क्या करना है कि केवल शब्दों को अलग अलग कर देना है, और शब्दों को अलग कर देंगे तो समास विग्रह होगा। तो विच्छेद और विग्रह में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैं आसानी से आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि समास के भेद कितने होते हैं। देखिए, समास के भेद में अगर हम लोग जाते हैं तो समास के भेद 6 होते हैं, अर्थात मुख्यतः 6 भेद होते हैं, और उन 6 भेद के बारे में आप आसानी से एक चार्ट के माध्यम से ऐसे आपको मैं बताऊंगा कि आप तुरंत याद हो जाएगा, उसका सारा पहचान आप लोग याद कर लेंगे। दोस्तों, आइए अब तकनीक के ज़माने में तकनीक के माध्यम से आसानी से पढ़ते हैं कि एक चार्ट में कैसे सारे समास के सारे भेदों का आप जो है आसानी से पहचान, ट्रिक के माध्यम से पहचान समझ जाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है। इस चार्ट में समास के जो 6 भेद होते हैं मैंने आपको बताया, आपको बारी बारी से सबके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे समास का पहला भेद मैंने लिखा है, पहला समास अर्थात अव्ययी भाव समास। पहला समास आप लोग याद करेंगे कि समास का पहला भेद आपका अव्ययी भाव समास है। अब जिसे पहला पद प्रधान इसमें होता है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। उसके बाद इसमें पहला पद को लोग पूर्व पद भी कहते हैं, तो पूर्व पद प्रधान। इसमें प्रधान ट्रिक आपको पहचानने के लिए ट्रिक आपको बहुत आसान बता रहा हूँ कि अ से अव्ययी भाव, इसके नाम में ही आप लोग, मैं बताता हूँ हमेशा कि नाम में ही परिभाषा है। तो अ से अव्ययी भाव, और अ से अव्ययी भाव, अ से अवर्ग का उपसर्ग अर्थात अ से उपसर्ग हो गया, आपको याद पड़ जाएगा। और शब्द संक्षेप के शुरू में उपसर्ग, जैसे उपसर्ग का प्रयोग हो, यथा, अनु, उप, नी, बे, प्रति आदि हो। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी शब्द संक्षेप जो है समास है उसमें अगर यथा लगा हुआ है तो आप जानेंगे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर अनु लगा है तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर उप लगा है तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण, अगर नी लगा है तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर बे लगा है शुरू में तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर प्रति लगा है तो अव्ययी भाव समास का। जैसे उदाहरण आप लोगों को यथाशक्ति, अनुकूल, उपवन, निर्भय, बेकाम, बार बार और पल पल। अब देखिए, पल पल और बार बार, इसमें जो है 2 बार शब्द दोहराया जा रहा है। तो जब 2 बार शब्द दोहराए जाएं तो भी आप याद रखेंगे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे बार बार और पल पल, इसलिए मैंने दूसरा पहचान ट्रिक भी बताया है कि अगर 2 बार कोई शब्द लिखे हों तो आप उसको समझेंगे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अर्थात आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया कि अगर हम समास के भेद में जाते हैं, पहला भेद हमें याद कर लेंगे कि अव्ययी भाव समास। और देखिए, परीक्षाओं में पूछ देता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें आप लोगों को याद हो जाएगा कि पहला समास है तो पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होगा। आसानी से मात्र सुनते ही आपको याद हो गया कि पहला भेद है तो पहला पद प्रधान। अब आते हैं दूसरा पद प्रधान। मैंने आप लोगों के लिए सटीक बनाया है कि दूसरा पद प्रधान कैसे होता है। देखिए, जब दूसरा पद प्रधान में आपको 3 समास आ जाएंगे। जैसे आप लोगों को इसका नंबरिंग मैं बता दे रहा हूँ कि इसको 2 नंबर दे दीजिए, इसको 3 और इसको 4, अर्थात द्विगु समास हो गया आपको। इसमें भी दोनों पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। उसके बाद कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान। उसके बाद तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान। अर्थात आप लोगों को आसानी के लिए मैं क्या किया कि दूसरा पद प्रधान वाले जितने हैं उनको मैंने आप लोगों को एक चार्ट में लाया है। तो देखिए, द्विगु समास दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय समास दूसरा पद प्रधान, और तत्पुरुष समास जो है दूसरा पद प्रधान। अब ये द्विगु समास को हम लोग समझते हैं कि द्विगु समास को कैसे हम पहचानेंगे। समास का प्रधानता हम लोग समझ गए। अब देखिए, द्विगु समास में पहचान ट्रिक क्या है कि द्वि मतलब होता है 2। आप लोग पढ़े होंगे कि द्वि मतलब होता है 2, और 2 क्या है, एक संख्या है। तो 2 अगर संख्या है तो ये संख्यावाचक हुआ। अर्थात अगर किसी भी शब्द संक्षेप जो समास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर शुरू में देखते हैं कि संख्यावाचक है तो वो द्विगु समास का उदाहरण होगा। जैसे द्वि से 2 संख्या, आपको याद हो जाएगा कि द्वि मतलब 2 होता है, तो 2 से संख्यावाचक जो भी होगा शब्द से शुरू होंगे। अर्थात पहचान ट्रिक में आपको है कि द्वि मतलब 2, संख्या संख्यावाचक शब्द से शुरू। उदाहरण त्रिभुज, पसेरी और नगरह। अब देखिए, त्रिभुज मतलब
तीन भुजाओं का समूह। तो इसमें तीन जो है आपका, तीन जो है इसमें संख्यावाचक है। पसेरी में 5 शेरों का समूह अर्थात पसेरी। उसके बाद 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह अर्थात इसमें शुरू में आपको संख्या दिखाई दे रही है। तो जब संख्या दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्वि से 2 और 2 मतलब संख्या। बहुत ही आसानी से आप लोग समझिए, बहुत ही आसान ढंग से आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जब आता है तो इसके पद प्रधानता में आप लोग समझ रहे हैं कि दूसरा पद प्रधान, ये चार्ट से आपको स्पष्ट है। उसके बाद कर्मधारय समास में ये चार्ट में आपको बताया जा रहा है कि कर्म कौन सा धारण किया। देखिए नाम से ही मैंने आपको पहचान बताया है कि कर्मधारय अर्थात धारण, अर्थात कौन सा कर्म धारण किया, अर्थात जो भी शब्द संक्षेप आपको मिलता है समास का तो उसमें आप देखें कौन सा कर्म धारण किया, अर्थात उसमें क्या विशेषता है, उसमें विशेष क्या है, विशेषण क्या है, विशेषता क्या है। अर्थात जिस समास में आप लोग देखेंगे कि विशेषता वाले शब्द हों, विशेषण वाले शब्द हों, तो इसका मतलब कि वो कर्मधारय समास का उदाहरण। देखिए चार्ट से आपको स्पष्ट हो रहा है कि कर्म धारण किया है अर्थात किस रंग का है या विशेषता क्या है उसकी, उसमें विशेषण वाले शब्द अगर लगे हों तो आप समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण। जैसे उदाहरण के लिए आपको देख रहे हैं महापुरुष, अर्थात पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महा है अर्थात महान है। जब महान पुरुष है तो विशेषता से आप समझ जाएंगे कि महापुरुष पूछेगा आपको परीक्षा में कि किस समास का उदाहरण है तो तुरंत बोलेंगे कि कर्मधारय अर्थात महान पुरुष अर्थात पुरुष की महत्ता का वर्णन है, तो इसमें विशेषता का वर्णन है, तो इसमें आप समझ जाएंगे कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। उसके बाद पीताम्बर पीला वस्त्र धारण। उसके बाद नवयुवक अर्थात युवक कैसा है तो नव है अर्थात नया है, जुआ है। तो इस तरह से उस युवक की विशेषता इसमें बता रहा है। तो आप समझ आएंगे कि जिसमें भी विशेषता बतलाने वाले विशेषण वाले शब्द हैं तो वो कर्मधारय समास के उदाहरण है। अब आते हैं तत्पुरुष समास जो आपका चौथा भेद होगा। तो दूसरा पद प्रधान, इसमें भी आप लोग ऊपर से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर तत्पुरुष समास में पूछेगा, अगर परिभाषा पूछ दे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं तो तुरंत लिखेंगे दूसरा पद प्रधान जिसमें हो उसमें तत्पुरुष समास और उसमें कारक चिन्ह लगा हुआ हो अर्थात कारक चिन्ह। अब देखिए इसका पहचान ट्रिक मेन क्या है। इसमें कह रहा है कि तत्पुरुष समास पहचान ट्रिक में आपको मैंने लिखा है कि शब्दों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग करें। जो भी शब्द आपको दिखाई देता है और समास की पहचान करना है तो उसमें कारक का प्रयोग करें। अगर कारक प्रयोग करते हैं और कारक के प्रयोग करने पर आपको अनुकूल लगे कि नहीं एकदम सही हम लोग प्रयोग जो है सही है तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे वनवास है, वनवास में अगर आप बीच में शब्दों के बीच में जहाँ शब्दों का मेल हुआ है, आप लोग समझ चुके हैं कि शब्द संक्षेप अर्थात शब्द सम्मिलन ये समास है। तो जो मिलन हुआ है वहाँ पर हम लोग कारक चिन्ह हो। अब कारक चिन्ह क्या होता है तो कारक चिन्ह आप लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह की जो भी कारक चिन्ह है आप इसमें प्रयोग करें। देखिए कि कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है तो वनवास अर्थात वन में वास। तो वन में वास इसमें में जो है आपको आ जा रहा है राजपुत्र, राजपुत्र में भी कारक चिन्ह राजा का पुत्र, तो इसमें भी का आ गया। तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। रस भरी, रस से भरी अर्थात आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कारक चिन्ह आसानी से इसमें प्रयोग करने पर अनुकूल लग रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण। इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से सारे समासों को आप पहचान लेंगे। अब जैसे आते हैं अगला द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को हम लोग नंबरिंग दे देते हैं 5। द्वंद्व समास में क्या होता है दोनों पद प्रधान। देखिए आप कैसे आसानी से इसको याद करेंगे। मैंने आसानी के लिए आप लोगों को बताया है कि द्वंद्व में क्या होता है कि 2 बार 2 एवं 2 आया है, एक शुरू में भी 2 आया है और बाद में भी 2 आया है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे, देखते ही याद कर लेंगे, एक ट्रिक बना लेंगे दिमाग में कि पद प्रधानता में क्या होगा कि इसमें चूंकि 2 बार 2 आया है इसलिए दोनों पद प्रधान इसमें हो। आप तुरंत याद हो जाएगा कि दोनों पद प्रधान 2 और 2 इस तरह से 2 बार। अब पहचान ट्रिक इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। जब भी द्वंद्व समास का उदाहरण आप देखेंगे तो उसमें एक योजक चिन्ह आपको दिखाने के लिए मैंने बताया है कि योजक चिन्ह दोनों शब्दों के बीच में लगा होता है। तो जो ही योजक शब्द देखें आप तुरंत समझ जाएं कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। उसके बाद एक और पहचान है कि इसमें
और अथवा एवं या का बीच में प्रयोग अनुकूल लगेगा। अगर आप लोग उन दोनों शब्दों को अलग करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे और, अथवा, एवं, या, इन शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे और प्रयोग अनुकूल लगे तो आप समझ जाइए कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे सीताराम, तो सीताराम के बीच में अगर सीता और राम, आप और का प्रयोग अनुकूल लग रहा है तो इसलिए सीताराम हो गया। माता पिता, माता और पिता, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, भाई बहन, भाई और बहन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। बहुत ही उदाहरण के साथ, बहुत ही कम उदाहरण अभी मिल रहा है आपको। आगे चल के जब समास विग्रह मैं बताऊंगा इसी वीडियो में तो आपको पूरे बहुत से उदाहरण देकर इन बातों को एकदम आसान बना दूंगा, लेकिन यहाँ आप लोगों को बहुत ही आसानी से एक बार में याद हो जाएगा। अगला है हम लोगों का छठवां अंतिम भेद है बहुब्रीहि समास। अब देखिए बहुब्रीहि समास में क्या है, नाम में ही मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत ही आसान ट्रिक है, नाम में ही आप लोग परिभाषा खोजिए कि उस नाम से हम क्या खोज सकते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास, तो ब से बहुब्रीहि और ब से व्यक्ति। एक बार में आपको याद हो गया कि ब से बहुब्रीहि और ब से व्यक्ति। अगर व्यक्ति का किसी का बोध हो जाए, इसमें प्रधानता देखिए, कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं, इसमें एक तीसरा अर्थ प्रधान या व्यक्ति प्रधान होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें प्रधान है, लिखा है कोई प्रधान नहीं, और तीसरा अर्थ प्रधान होता है, इसमें अर्थ प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में ब से बहुब्रीहि और ब से व्यक्ति। व्यक्तिवाचक नाम अगर आपको उसमें लगे कि इसका अर्थ जो है व्यक्ति से संबंधित है तो उसमें जो है आपको बहुब्रीहि समास होगा। जैसे दशानन, दस आनन हो जिसका अर्थात रावण, दशानन आप जानते हैं रामायण से। उसके बाद लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका अर्थात लंबोदर, आप लोग जानते होंगे लंबोदर किन्हें कहा जाता है, गणेश जी। तुरंत व्यक्ति का बोध आ जा रहा है उसमें कि एक लंबोदर गणेश जी जिन्हें हम लोग देवता मानते हैं। उसके बाद है चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले अर्थात विष्णु भगवान। तो यहाँ पर आप लोग जो है समझ गए कि जब व्यक्ति का बोध होने लगेगा, उसमें तीसरा अर्थ जब प्रधान होने लगा तो बहुब्रीहि समास। मुझे आशा है कि इस चार्ट से आप लोगों को बहुत ही आसानी से तुरंत समझ में आ गया है। एक बार और समझ लेते हैं बहुत ही जल्दी में। अव्ययी भाव, अ से अव्ययी, अ से उपसर्ग, अर्थात उपसर्ग अगर शुरू में हो, लगा हुआ हो या बार बार दो शब्द आ जाएं तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर द्विगु समास आते हैं तो द्वि माने दो और दो मतलब संख्या, अर्थात संख्या शुरू में हो तो द्विगु समास। अर्थात कर्मधारय, कर्म धारण किया है, उसमें क्या विशेषता है, देखिए कितना जल्दी आप लोग मात्र 2 मिनट में याद कर लेंगे। कर्मधारय समास, उसमें कर्म धारण क्या किया है, उसमें विशेषता क्या है, उस विशेषता का अगर वर्णन है शब्द संक्षेप में तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, अगर कारक चिन्हों का प्रयोग उसमें सुटेबल लगे, अनुकूल लगे तो आप लोग जानेंगे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में 2 बार दो आया है और 2 बार आया है तो इसमें मतलब इसमें योजक चिन्ह लगा है और का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। अथवा का, या का प्रयोग तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। और बहुब्रीहि मतलब व्यक्ति तीसरे अर्थ का बोध हो। और आप लोगों को पद प्रधानता में बहुत आसानी से बताया गया है कि प से पहला पद प्रधान किसमें, तो पहला भेद अव्ययी भाव समास में। दूसरा पद प्रधान किसमें, तो द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष समास, तीनों में दूसरा पद प्रधान। और दोनों पद किसमें प्रधान, तो द्वंद्व समास में। इसको आसानी से याद करने के लिए चूंकि इसमें 2 बार 2 दिया है तो दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीहि अर्थात कोई पद प्रधान नहीं, व्यक्ति प्रधान। बहुत ही आसानी से मुझे आशा है आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग समास विग्रह के बारे में समझेंगे और सभी भेदों को मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तृत उदाहरण के साथ बताऊंगा, तब और आपको आसानी होगी। और विग्रह, समास विग्रह भी परीक्षाओं में पूछ देता है तो समास विग्रह करना सिखाएंगे आपको। वीडियो के साथ बने रहिए। मित्रों आइए अब हम लोग आसानी से समास विग्रह को समझते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं, आप लोग जान चुके हैं। तो इन 6 भेदों को अलग अलग मैं बताऊंगा आप लोगों को और उदाहरण समझाऊंगा ऐसे, और समास विग्रह इतना आसानी से बताऊंगा कि आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा। और उदाहरणों को मैं एक साथ लाऊंगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास मैंने बताया कि पहला समास है अव्ययी भाव समास, और पहला समास है तो पहला पद प्रधान होगा। और इस अव्ययी भाव समास के उदाहरण और विग्रह में आप लोग देख रहे हैं जैसे यथा, यथा उपसर्ग से शुरू होने वाले देख रहे हैं आप लोग। एक जगह
यथाशीघ्र, यथाशक्ति, यथाभक्ति, यथासंभव, यथाविधि, सब में यथा शुरू में लगा हुआ है। अगर आपको पूछ दे कि यथाभक्ति किसका उदाहरण है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। और क्यों उदाहरण है, तो यथा उपसर्ग इसके शुरू में लगा हुआ है। उसके बाद समास विग्रह अगर करते हैं तो यथाशीघ्र का समास विग्रह बहुत ही आसानी से आप लोग समझिए, यथाशीघ्र, यथा मतलब अनुसार अर्थात शीघ्रता के अनुसार। उसके बाद यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। बोलते हैं लोग कि यथाशक्ति यथाभक्ति, अर्थात इसमें एक अगर आप लोग केवल यथाशीघ्र का आप लोग ने समास विग्रह समझ गए तो इसके आधार पर सबका आसानी से कर सकते हैं। आप लोग तुरंत बोल रहे होंगे कि यथाशीघ्र का होगा शीघ्रता के अनुसार, तो यथाभक्ति क्या होगा, भक्ति के अनुसार। यथा शक्ति किसके अनुसार होगा, तो शक्ति के अनुसार। यथा संभव तो संभव के अनुसार। उसके बाद यथा विधि अर्थात विधि के अनुसार, अर्थात के अनुसार से आप समास विग्रह आसानी से इसका समझ गए। उसके बाद आते हैं उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला है उपकुल, तो उपकुल में आप क्या करेंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं उपकुल, उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात कुल के समीप। मैंने समास विग्रह आपको दिखाया है कि उपकुल अर्थात कुल के समीप। उसके बाद उपवन अर्थात वन के समीप। तो अब इस आधार पर आप लोग सबका कर लेंगे, जैसे उपकुल कुल के समीप, उपवन वन के समीप, उपमंत्री मंत्री के समीप, उपनाम अर्थात नाम के समीप। इस तरह से विग्रह आसानी से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नी उपसर्ग से शुरू होने वाले, जैसे निर्भय, निर्भय नी मतलब होता है बिना, अर्थात निर्भय अर्थात बिना भय का, समास विग्रह निर्भय बिना भय का। उसके बाद निर्जल, बिना जल का, आप लोग निर्जल होते हैं अर्थात निर्जल उपवास करते हैं तो बिना जल का उपवास करते हैं, तो उसका निर्जल का आप लोग समास विग्रह लिखेंगे कि बिना जल का। उसके बाद आता है आपको निधड़क, बिना धड़क के, निर्जल बिना जल के, निर्मल बिना मल के, अर्थात इसको आसानी से आप लोग समास विग्रह लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बे उपसर्ग से आ जाए तो बेकाम, बेकाम मतलब बिना काम का। उसके बाद बेफायदा अर्थात बिना फायदा का, बेरहम बिना रहम वाला या बिना रहम के, और बेखटके अर्थात बिना खटके के। तो इस तरह से आप लोग आसानी से समास विग्रह समझ रहे हैं। केवल शब्दों को थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे, उसी को हम लोग विग्रह कहेंगे। विग्रह अर्थात बड़ा करना, शब्द संक्षेप है उसको आप लोग तोड़ के बड़ा कर देना है, तो ये समास विग्रह हो गया, आप लोग समझ गए। अन्य उदाहरण में अपाद मस्तक, सिर से पैर तक, प्रत्यक्ष प्रति से बना हुआ है, प्रत्यक्ष, प्रत्यंग, प्रत्येक, दिनानुदिन, समक्ष, ये सारा जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। भरपेट, उसके बाद शब्द अगर दो बार आए हों अर्थात दोहराया गया हो तो मैंने बताया है कि वो भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जैसे पल पल, इसमें दो बार है, पल पल, बार बार, और ये सब जितने भी हैं आपको अव्ययीभाव समास के उदाहरण। अब आगे मैं आपको बताऊंगा द्विगु समास के उदाहरण, संख्यावाचक। वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों आइए अब हम दूसरे भेद को समास विग्रह आसानी से समझेंगे, जैसे द्विगु समास के उदाहरण एवं समास विग्रह। तो द्विगु समास में पहले ही मैं बता चुका हूं, पहचान तो आप लोगों को एकदम याद ही होगा। द्वि मतलब दो, दो मतलब संख्या, और संख्या शुरू में रहेगा, जैसे देख रहे हैं पसेरी। तो पसेरी में पसेरी अर्थात 5 शेरों का समाहार, जो भी पसेरी होता है उसमें 5 शेर के बराबर वजन होता है। उसके बाद नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों को 9 ग्रहों का समाहार या समूह। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह। उसके बाद चौराहा, 4 राहों का समाहार। देखिए इतना बड़ा है 4 राहों का समाहार। और शब्द संक्षेप समास जब किए तो ये चौराहा हो गया। चौराहा में मतलब क्या हो गया, चौराहा जहां लिखा है वहां आप समझ रहे हैं कि चौराहा का मतलब हुआ 4 राहों का समाहार। और ये आपका समास विग्रह बहुत ही आसान है, जैसे त्रिफला, त्रिफला, त्रि से 3, तो इसमें लिखेंगे 3 फलों का समाहार, अर्थात समाहार व्यक्त करेंगे द्विगु समास में। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार, अर्थात जब भी समास विग्रह करेंगे तो याद रखेंगे कि इसमें समाहार हुआ है, समूह बना है, संयोग हुआ है, उसको आप लोग लिख देंगे। जैसे अन्य उदाहरण में त्रिकाल, 3 कालों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, चवन्नी अर्थात 4 आनों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, और सतसई अर्थात 100 सईयों का समूह। तो ये आप लोगों को इस तरह से आप लोग आसानी से समास विग्रह समझ गए। बहुत ही जल्दी जल्दी में आप इसका समास विग्रह लिख सकते हैं, बस इसको बड़ा करके लिखना है। विग्रह अर्थात बड़ा, बड़ा लिख देंगे, आपका विग्रह हो गया। अब जैसे कर्मधारय समास है,
कर्मधारय समास में आप लोगों को बताया जो कर्म धारण क्या किया है, विशेषण विशेषता क्या है। आप लोग आ जाइए, अब देखिए महावीर, अर्थात महावीर में विशेषता क्या है, तो महान वीर। वो वीर कैसा है, तो महान है। महात्मा, आत्मा कैसी है, तो महान है। तो इसमें केवल महात्मा को महान आत्मा लिख दिए तो आपका समास विग्रह पूरा हो गया। उसके बाद है वीर वाला। वीर वाला आप लोग है वीर वाला, अर्थात वीर वाला अर्थात जो वाला है वो वीर है, तो उसकी ये विशेषता है, तो इसलिए जो है कर्मधारय समास है। उसके बाद महाकाव्य, महान काव्य। उसके बाद है सज्जन। सज्जन का अगर संधि विच्छेद आप लोग जानते हैं, सत धन जन। सत मतलब होता है सत्य, अर्थात सत्य वाले जन अर्थात लोग सज्जन। पीतांबर, पीत अंबर, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र अर्थात पीला वस्त्र, तो ये पीतांबर हो गया। और यहीं आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा कि यहीं पीतांबर अगर समास विग्रह में करेंगे पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण, तो ये बहुब्रीहि समास में भी हो जाएगा, अर्थात विग्रह से बहुब्रीहि। मैं आगे बताऊंगा आपको अंतर इस सब। उसके बाद नीलोत्पल, नील उत्पल अर्थात नील, नील जी कलर है, रंग है नील, तो नील उत्पल। इससे आप लोग समझ गए कि नीलोत्पल का समास विग्रह नील उत्पल। और सद्भावना का सत्भावना। तो संधि विच्छेद का भी प्रयोग करके आप लोग समास विग्रह को समझ सकते हैं। जैसे सद्भावना का आप लोग संधि विच्छेद करते हैं, सद्भावना, तो इसका हम लोग करते हैं सत प्लस भावना, तो इससे हम लोग समास विग्रह भी समझ जाएंगे कि सद्भावना का अगर समास विग्रह करना है तो सद्भावना बस अलग अलग लिख देंगे और समास विग्रह हो गया। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को संधि को नहीं देखे होंगे तो संधि को आप देखिए, आपको संधि जब बढ़िया समझ आएगा, इसीलिए मैंने संधि के बाद आप लोगों को समास बताया, ताकि संधि का भी प्रयोग इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कई जगह हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ देखा आप लोगों के लिए। उसके बाद सज्जन है, अगर सज्जन का अगर आपको समास विग्रह करना है तो सज्जन में आप लोग सत प्लस जन जानते हैं, संधि विच्छेद में सत प्लस जन अर्थात सज्जन, तो इसमें आप लोग जब समास विग्रह लिखेंगे तो बस प्लस का चिन्ह नहीं लिखना है, सत और जन लिख दिए, आपका समास विग्रह भी हो गया। इस तरह से संधि और समास थोड़ा जुड़े हुए हैं। आप लोगों को मैंने शुरू से ही संधि और समास एक साथ मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग उसमें अंतर भी समझ जाएं और समास विग्रह भी समझ जाएं। अब हम लोग आगे आते हैं, आप अगले भेद के बारे में पढ़ेंगे और तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको, और तत्पुरुष समास में आप लोग जो कारक होते हैं उसमें 6 कारक होते हैं जो उन्हीं का तत्पुरुष समास होता है, और आगे जो भी कारक में आपको मैं बताऊंगा, और जो बाकी हैं जैसे प्रथमा है उसका हम लोग तत्पुरुष समास में नहीं प्रयोग करते हैं। तो आप आगे हम लोग उदाहरण चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ, वीडियो के साथ बने रहिए, आपका मैं समास का संपूर्ण ज्ञान कराऊंगा। दोस्तों आइए अब हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं, और ये तत्पुरुष समास ऐसा है जिसमें विभक्ति का प्रयोग होता है, कारक का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम लोगों को तत्पुरुष समास पढ़ते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि जब भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उदाहरण में ये पूछ देता है कि राजपुत्र जो है, राजा का पुत्र किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। केवल तत्पुरुष समास नहीं, आपको ये भी जानना है कि किस तत्पुरुष। तो आइए मैं आप लोगों को आसानी से चार्ट के माध्यम से बताऊंगा और एकदम ध्यान रखिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष। जब तत्पुरुष समास में आते हैं हम लोग तो कर्म तत्पुरुष जो है इसमें देखिए कर्ता होता है, कर्ता ने, जैसे चिन्ह आप लोग याद किए होंगे, कारक में कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, संबोधन है अरे हो। तो ये जब कारक चिन्ह आपको याद हैं और इन्हीं कारक चिन्हों को आपको याद करना है, और इन कारक चिन्हों को आप तत्पुरुष समास में प्रयोग करेंगे और आसानी से आप इसको समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे कर्म तत्पुरुष में हम लोग देख रहे हैं गगनचुंबी, तो इसमें कर्ता ने कर्म को अर्थात कर्म को इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया कर्म तत्पुरुष। आप लोग पकड़ लेंगे तुरंत कि इसमें अगर को लगा है तो हमारा ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। इसमें करण तत्पुरुष में से लगा है तो ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है, इसे तृतीया भी कहते हैं। उसके बाद संप्रदान में आप लोगों को के लिए लगा है तो ये संप्रदान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष में आप लोगों को से लगा हुआ है। उसके बाद से में अंतर आप लोगों को कारक में बहुत ही बढ़िया से मैं बताऊंगा।
संबंध तत्पुरुष में देखिए राजा का भवन, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष में दानवीर, दान में वीर, अर्थात में का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को इसी को पकड़ना है कि कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, उसके आधार पर आप लोग तत्पुरुष समास का उदाहरण बताएंगे। जैसे हम लोग विस्तृत समझते हैं, सभी उदाहरणों को समझते हैं। कर्म तत्पुरुष गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, इसमें को लगा हुआ है। तो हम लोग याद है कर्ता ने कर्म को लगा हुआ है, तो कर्म तत्पुरुष। अगला है करण तत्पुरुष, इसमें हम लोग लिखें कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें से लगा होना चाहिए। और ये इसमें एक और आपको मैं बता ही दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है कि से, इसमें जो है आपको मिलन होता है और इसमें से में जुदाई होता है। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये से यहाँ भी है और ये से यहाँ भी है, इन दोनों में अंतर बस यही है, इसमें मिलन हो रहा है और इसमें जुदाई हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तो ये हो गया आपको करण तत्पुरुष का उदाहरण। अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष, इसमें आता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, तो इसमें को के लिए जब आ जाए तो आप लोग समझ आए कि संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, देवालय, देव के लिए आलय, अर्थात के लिए ज्यों ही मैं देख रहा हूँ, तो के लिए देखने का मतलब ये हुआ कि ये जो है संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। उसके बाद आपादान तत्पुरुष, इसमें ये भी आपको याद है, कभी कभी परीक्षाओं में आप लोगों को आपकी दिमाग की परीक्षा होती है, आज की जो भी परीक्षाएं हों आपके दिमाग की परीक्षा होती है, कभी कभी लिख देता है पंचमी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तो आपको पकड़ना है इसमें कि ये आपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष एक ही है। अब देखिए धनहीन, धन से हीन, बताया मैंने कि से हीन अर्थात धन का जुदाई हो रहा है यहाँ पर, धन से हीन। उसके बाद पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप छोड़ रहे हैं, पाप से मुक्ति हो रही है, तो इसमें भी जुदाई हो रहा है, तो इसका मतलब से आया, तो आप लोग आपादान तत्पुरुष लिखेंगे। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। उसके बाद संबंध तत्पुरुष खष्टी, इसमें राजभवन। अब देखिए संबंध में तत्पुरुष क्या होता है, संबंध का के की, ये चिन्ह आपको याद रखना है बस। तो संबंध तत्पुरुष में होता है का अर्थात राजभवन, राजा का भवन, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, रामायण, राम का अयन। अब देखिए यहाँ अयन लिखना है, अयन नहीं लिखना है। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में संधि में देखिएगा, रामायण का संधि विच्छेद, राम प्लस अयन, मैं बताया कि समास विग्रह में संधि विच्छेद का भी ध्यान रखना है। अगर अयन लिख देंगे यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि अयन कोई शब्द नहीं होता है, आप यहाँ अयन लिखिएगा, अयन मतलब घर, राम का घर। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष अर्थात सप्तमी, इसमें दानवीर, दान में वीर, अर्थात अधिकरण में पै पर, तो में अगर इसमें लग रहा है हमको दानवीर, दान में वीर, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, उसके बाद ग्रामवास, ग्राम में वास। तो इस तरह से आपको सारे भेद जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अलग अलग ये मात्र 6 ही होते हैं जिनको तत्पुरुष में आपको पढ़ना है, कारक विभक्ति का। उसके बाद आते हैं एक नए तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में कभी कभी नए तत्पुरुष भी पूछ देता है परीक्षाओं में। तो नए तत्पुरुष में आप लोग देख लीजिए, केवल इसका प्रश्न नय, इसका नाम में ही परिभाषा मैंने बहुत बार बताया है। नए तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ, नय, अर्थात न शुरू में आ जाए, जैसे अ का अर्थ होता है न। जैसे उदाहरण इसका देख लीजिए, अधर्म, न धर्म, समास विग्रह, अनेक, न एक। उसके बाद अनंत, न अंत, अनपढ़, न पढ़, अन्याय, न न्याय, और अपवित्र, न पवित्र। तो इस तरह से आप लोगों को तत्पुरुष समास बढ़िया से याद हो गया। अब आगे मैं वीडियो के साथ बन रही है, मैं आगे अब आपको और 2 बचे हुए हैं उदाहरण, द्वंद्व समास और बहुरी समास, उसका उदाहरण मैं बताऊंगा और समास विग्रह आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग द्वंद्व समास एवं बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को समास विग्रह के साथ समझते हैं। आइए जैसे देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास के उदाहरण। भला बुरा, देखिए इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और इस योजक चिन्ह के जगह पर हम लोग को बस और लगा देना है, और या अथवा जो भी सूटेबल लगे लगाएंगे, और ये हमारा समास विग्रह हो गया। बहुत ही आसान है। भला बुरा, भला और बुरा, लेन देन, लेन और देन, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। उसके बाद राम कृष्ण, राम और कृष्ण, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, माँ बाप, माँ और बाप, बेटा बेटी, बेटा और बेटी। तो इस तरह से आप लोग जो आप लोगों को मैं बताया हूँ द्वंद्व समास में
जो भी पहचान ट्रिक है उसी आधार पर आप लोगों को बस उस पहचान ट्रिक को इसमें प्रयोग कर देना है। उसके बाद आपका समास विग्रह हो गया। अब आते हैं बहुब्रीहि समास की तरफ, जिसमें आप लोगों को बताया ब से बहुब्रीहि, ब से व्यक्ति का बोध होगा। तो इसमें देखिए लंबोदर, तो लंबोदर का है लंबा है उदर जिसका, उदर का अर्थ होता है पेट, अर्थात लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश जी। उसके बाद है दशानन, दस है आनन, आनन का अर्थात मुख, अर्थात दसमुख रावण थे जिसका रावण हो गया दसमुख। उसके बाद महावीर, महान वीर हैं जो, अर्थात महान वीर हैं जो, कौन? तो महावीर जी। उसके आधार पर चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु भगवान। और उसके बाद पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण जी। दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होता है, मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिया ताकि आप लोगों का एक समस्या दूर कर दूँ। जैसे क्या होता है कि ये पीताम्बर आप लोगों को कर्मधारय समास में भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इसका अंतर कैसे समझेंगे? देखिए इसमें अगर समास विग्रह करेंगे तो समझ में आएगा कि जैसे यहाँ समास विग्रह है पीत है अंबर जिसका, तो जब पीत है अंबर अर्थात पीला वस्त्र जिसका है, किसका? तो कृष्ण। जब ऐसा विग्रह आएगा, बोध आएगा, तो वहाँ पर पीताम्बर जो है हम लोग बहुब्रीहि समास, और केवल पीला वस्त्र होगा, पीत वस्त्र या पीला वस्त्र होगा तो वहाँ कर्मधारय समास। तो इस तरह से अंतर भी आप लोग समझ रहे हैं। जैसे महान वीर है, उसके बाद चतुर्भुज, देखिए इस द्विगु समास में भी आता है कि चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं का समूह। तो इसमें जब चार भुजाओं का समूह आएगा तो वहाँ चतुर्भुज हो जाएगा द्विगु समास। और यहाँ जब चतुर्भुज है, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो आप लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान की चार भुजाएं होती है। तो इस तरह से यहाँ विष्णु भगवान का प्रतीक एक आ गया, व्यक्ति आ गया, तो बहुब्रीहि समास हो गया। इस तरह से आप लोग अंतर भी समझ गए। और दोस्तों आशा है कि आप लोग समास के बारे में बहुत ही बढ़िया से समझ लिए होंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ाई में बस ध्यान लगाए रखें और अपना देखिए, जो भी आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं जो पढ़ा हूँ वही सब कुछ है, नहीं है। आज ज़माना बदल रहा है, आप लोग ज़माने के साथ चलिए। मैं आप लोगों को हमेशा बता रहा हूँ कि ज़माने के साथ चलिए। जो भी ज़माना बदल रहा है, नई नई टेक्निक आती है, उनको आप लोग सीखिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो इनको किताब में ही पढ़ चुका हूँ, लेकिन किताबों का ज्ञान आज यूट्यूब है, यूट्यूब पर जो भी समस्या है आप लोग उसको देखिए, आप निश्चित हो जाएंगे, आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप लोग इसलिए यूट्यूब चैनल्स को देखते रहिए। मेरा चैनल आप लोगों को हमेशा आप लोगों का सहयोग करता रहेगा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके बाद मैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय दूंगा। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, नया नया सीखने की कोशिश करते रहिए। मत सोचिए कि जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ समास, अब उससे ज़्यादा कौन क्या मुझे बताएगा। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। बस आपको लेते रहना है और इसके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखिए और मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया सोच बताऊँगा और आप लोग आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा दूंगा कि आप आगे बढ़िए और जीवन में सफल होइए। शुभकामना। आगे आप लोग इंतज़ार करिएगा, मैं तुरंत पुनः आपको उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही आसान ढंग से समझाऊंगा। धन्यवाद।